नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे मोकामा। सीएम ने की गंगा उद्गम प्रोजेक्ट के निर्माण काम की समीक्षा। आगमन को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जेईई और एनईटी परीक्षा को लेकर विरोध तेज। 6 बीजेपी शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। यूजीसी के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने किया समर्थन। खलारी में गरमा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने पर की गई चर्चा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने जुलूस नहीं निकालने की कही बात। और गोड्डा सांसद मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। ब्रीफ ऑफ प्रिविलेज मानते हुए पुलिस अधिकारियों को हाजिर होने पर पत्र जारी। सांसद ने कहा बदनाम करने की जा रही है एफआईआर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीएम गंगा उद्गम प्रोजेक्ट के निर्माण काम की समीक्षा की है और वक्त पर पूरा काम करने के आदेश दिए हैं। पटना से मरांची पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोजेक्ट का जायजा लिया। आपको बता दें कि तकरीबन 2800 करोड़ के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से गंगा नदी का पवित्र जल हाथीदह से नालंदा, नवादा और गया तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परियोजना से संबंधित जानकारी भी हासिल की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री नीरज कुमार, जेडीयू नेता लल्लन सिंह समेत बड़ी संख्या में पटना जिले के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए और हर तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। तो केंद्र सरकार के जेईई और एनईईटी की परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सड़क से लेकर संसद तक विरोध की आवाजें बुलंद हो गई हैं। परीक्षा के आयोजन पर फिर से विचार करने को लेकर यहां 6 बीजेपी शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले राज्यों में झारखंड भी शामिल है। कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से यहां स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी अभियान चलाकर विरोध जताया गया है और कहा है कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए और उसके अनुसार ही फैसला लेना चाहिए। वहीं ये भी कहा गया कि बढ़ते संक्रमण के दौर में अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के बिना परीक्षा करवाए डिग्री नहीं देने के फैसले का समर्थन किया है। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर वो चाहे तो परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्हें यूजीसी से संपर्क करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के जेईई और एनईईटी परीक्षा आयोजित करवाने के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सड़क से लेकर संसद तक आवाजें बुलंद हो रही हैं। परीक्षा के आयोजन पर फिर से विचार करने के लिए 6 बीजेपी शासित प्रदेशों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि झारखंड भी उसी में शामिल है। लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ साफ तौर पर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कहना सभी का है, छात्रों का भी यही कहना है कि अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बढ़ते संक्रमण के दौर में अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, यहाँ पर जिस तरीके से परीक्षा की तारीख को लेकर विरोध हो रहा है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी यहाँ पर इसका विरोध देखा गया है। संसद तक इसकी आवाजें पहुंच रही हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए कंचन, अगर आप जेईई नीट परीक्षा की बात करें तो लगातार इसका विरोध हो रहा है। देखिए दरअसल पूरे देश में जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा परीक्षा की तिथि मुकर्रर की गई उसके बाद से बहुत संख्या में छात्र कहें या फिर जो राजनीतिक दल हैं, कई छात्र संगठन हैं, वो हालांकि परीक्षा का कोई विरोध नहीं हो रहा, परीक्षा की डेट को लेकर के विरोध हो रहा है। जब पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर है और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में परीक्षा का जो डेट है उस डेट को बढ़ाया जाए, कहीं न कहीं इस चीज की मांग है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जो है केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राज्य के अभी वो हालात नहीं है कि इन हालातों में
जो है इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे और उनको मैनेज कर करके एग्जाम दिलवाया जाए। तो ये तमाम तरह की चीजें थी। कहीं ना कहीं एक अनुमान भी जताया गया है कि अगर स्टूडेंट भारी संख्या में आते हैं तो संक्रमण बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स पे बहुत मुश्किल होगा कि लॉकडाउन के नियमों को पालन करवाना। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी सुबह में किसी भी तरह की लॉकडाउन में कोई बहुत बड़ी छूट नहीं है, यातायात की व्यवस्था नहीं है, होटल्स नहीं खुले हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। इन सब चीजों को लेकर के सरकार ने अपना पक्ष रखा था। दरअसल पूरे देश में जो कह सकते हैं कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वो तमाम राज्य सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था एग्जाम्स को लेकर के कि वो इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस पर एक रिव्यू पिटीशन दायर किया था। रिव्यू पिटीशन में ये कहा गया था जो तकलीफें थी कोरोना संक्रमण को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, ये एग्जाम को लेकर के एग्जाम का डेट बदलने की बात कही गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाया गया। तो अब ये देखना होगा कि सितंबर में होने वाला जो एग्जाम है क्या इस एग्जाम के डेट बदले जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो छात्रों का भी यही कहना है कि बढ़ते संक्रमण के दौर में लगातार जो है वो संख्या बढ़ रही है संक्रमणों की, और ऐसे में अगर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में छात्र संक्रमित हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और यही वजह है जिसकी वजह से आज संसद तक इसकी गूंज पहुंच रही है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के अलावा जो विपक्षी दल हैं वो तमाम जो लोग हैं राजनीतिक दल कह सकते हैं, छात्र संगठन, ये लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जा रहा है जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है, जो छात्र है, जो चाहते हैं कि उनका साल बर्बाद ना हो, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि परीक्षा हो, लेकिन इस चीज का जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये तमाम तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है विपक्ष के ऊपर कि ये इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि देखिए जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है ये इतना आसान नहीं है कि अभी हम लोग इससे निजात पा लेंगे। अब इसी कोरोना संक्रमण के बीच में हमें जीना सीखना होगा और पढ़ाई एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पढ़ाई जिस तरीके से बाधित हुआ है ये एक बहुत, आप तो आर्थिक दृष्टिकोण से खुद को सुधार लेंगे, हो सकता है तमाम तरह की चीजों का नुकसान आप सह लेंगे, उस चीज को फिर दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है, लेकिन साल बर्बाद होने के बाद क्या उस छात्र को उसके साल को लौटाया जा सकता है? तमाम तरह की चीजें हैं। यानी नवीन ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि जेईई और एनईईटी की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से विरोध चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकते नजर आ रहे हैं तमाम नेता। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्ष, तमाम लोग कहीं ना कहीं पूरे मसले पर जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके टेक्निकल पहलू को अगर आप समझें तो अभी तक जो छात्रों की तरफ से कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन इसके तरफ देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर जो विरोध देखने को मिले हैं वो छात्र संगठन के द्वारा, जो युवा संगठन हैं, जो कांग्रेस के कई संगठन ऐसे हैं, ये तमाम लोग जो हैं विपक्ष के जो लोग हैं इस तरह का विरोध देखने को मिला। हालांकि स्टूडेंट्स भी बहुत संख्या में विरोध किए हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दिया गया है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ कंचन, अगर एग्जाम्स की बात करें तो अभी हाल में जिस तरीके से डिग्री देने की बात हो रही थी कि बिना एग्जाम की डिग्री दे दी जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर यूजीसी को समर्थन करती है। बिना एग्जामिनेशन के डिग्री देना कहीं से भी जायज नहीं है। तो इस पूरे मामले पर या तो राज्य सरकार के ऊपर छूट है कि ये महामारी का दौर है तो आप परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाएं, और इस पूरे मामले पर यूजीसी से जो है संपर्क करें और परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाएं, और परीक्षा होने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर डिग्री दी जाए। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर कोई बहुत बड़ा फैसला देगी। देखिए, केंद्र सरकार ने अपने तरफ से पूरी राज्यों को निर्देश दे दिया है, परीक्षा का आयोजन होना है, तमाम तरह की चीजें हैं, और कहीं ना कहीं उसका एक इशारा भी है कि 1 तारीख से झारखंड में यातायात की जो है सेवा वो शुरू होने जा रही है, बसेस जो है शुरू होने जा रहे हैं, होटल्स कहीं ना कहीं खोल दिए गए हैं, मॉल्स खोल दिए गए हैं, सलून वगैरह खोल दिए गए हैं। तो ये भी उसका एक हिस्सा है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े थे तमाम अपडेट्स के साथ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई। फिलहाल बस एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 झारखंड।
झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खलारी थाना परिसर में कर्मा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने को लेकर चर्चा की गई। वहीं सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार भगत ने मुहर्रम और कर्मा पूजा कमेटी के लोगों को सरकार के निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही बताया कि संक्रमण से बचने के लिए न जुलूस निकाला जाए और न ही लाउड स्पीकर बजाकर भीड़ लगाई जाए। इसी के चलते सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों ने भी जुलूस नहीं निकालने की बात कही। वहीं सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की बातें भी कही गईं। आपको बताते चले कि बैठक में जीव सदस्य रातिया गुंजू के अलावा मुखिया सुशीला देवी, पंचस मुन्ना देवी सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो खलारी एनके एरिया सरना समिति द्वारा यहां पर केडीएच सरना क्लब में करम पर्व संध्या मनाया गया। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहां पर इस पर्व को मनाया गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से श्रमिक नेता प्रेम कुमार, कांग्रेस नेता नीरज गुप्ता, श्रमिक नेता विनय सिंह मानकी सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं सबसे पहले प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद यहां मानर के थाप पर सभी लोगों ने यहां डांस भी किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कर्मा पर्व भाई बहनों के अटूट प्रेम का पर्व है, साथ ही प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और झारखंड की संस्कृति और साथ ही यहाँ की परंपरा को भी ये दर्शाता है। इसी के साथ रंतु उराव ने कहा कि खलारी कोयलांचल क्षेत्र में सभी गांव में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कर्मा पर्व मनाने की लोगों से अपील की गई है। एरिया के सरना समिति के द्वारा कर्मा पूर्व संध्या का आयोजन किया गया। इसमें इस कर्मा पूर्व संध्या में हम लोग कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधिगण, यूनियन प्रतिनिधिगण और कोयलांचल के तमाम हमारे मित्रगण आज कर्मा पूर्व संध्या पर हम सभी लोग उपलक्ष्य होकर एक मानव प्रीति जो कहा जाता है, मानव प्राकृतिक का जो होता है, हम लोग सभी परिवार एक साथ मिलकर खाना वाना खा रहे, नाच गान कर रहे हैं। तो गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और उनके परिवार के ऊपर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। यहां पर ब्रीफ ऑफ प्रिविलेज मानते हुए कमेटी ऑफ प्रिविलेज ने झारखंड के पुलिस अधिकारियों को हाजिर होने पर यहां एक लेटर जारी किया। ब्रीफ ऑफ प्रिविलेज में इस बात का जिक्र किया गया है कि गोड्डा सांसद के खिलाफ झारखंड के पुलिस अधिकारियों ने यहां साजिशन लगातार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज की हैं। उन्हें और उनके परिवार के सदस्य को बदनाम कर उनके लोकसभा क्षेत्र में किए जा रहे कामों और कर्तव्यों में परेशानी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है।
लोकसभा सचिवालय से जारी हुए इस लेटर के अनुसार देवघर के एसपी पीयूष पांडे को कमेटी के सामने दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होकर सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में प्रमाण पेश करने को कहा गया है। चलिए रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। दरभंगा नगर निगम के नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर नगर अभियंता, राजस्व प्रभारी सहित कई निगम कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर बैजंती खेगड़िया ने फूल देकर नगर आयुक्त का स्वागत किया। तो शहरी क्षेत्र में विकास के अलावा अन्य विभिन्न तरह की चुनौतियां रहती हैं। निश्चित रूप से कचरा प्रबंधन और जल निकासी की समस्या उनमें से मेजर समस्या है। दरभंगा नगर निगम में भी एक मेजर चुनौती के रूप में है और हम लोग पूरे टीम वर्क के साथ इस दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता प्रदान करेंगे। सर, सबसे पहले आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल ही अभी क्योंकि आज ही हमने ज्वाइन किया है, वो अभी ऑफिस से हम लोग पता करते हैं और उसका जो भी प्रक्रिया होगा वो तो क्योंकि लीगल प्रोसेस है, वो सब राजनीतिक प्रक्रिया है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आंगनबाड़ी में सेविका बहाली को लेकर अक्सर मामले सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है। मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के दरौली गांव का है, जहां 45% अंक वाली एक सेविका की बहाली तो नियम की ताक पर रखकर कर दी गई, लेकिन दूसरे नंबर पर रही 65% अंक वाली सेविका ने जब उसकी जन्मतिथि का झोल देखा तो मामला सुर्खियों में आया। आपको बता दें कि 45% अंक वाली सेविका ने 1995 की जन्म तारीख लिखी है और उसकी बेटी का जन्म 2004 का है। गौरतलब है कि 9 साल की उम्र में ही सेविका ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत पीड़िता ने कैमूर डीएम, बीडीओ और यहां पर सीडीपीओ से की। फिर भी पीड़िता न्याय के लिए 7 महीने से भटक रही है। वहीं सीडीपीओ ने जांच कर इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सवाल कि आखिर इस पूरे मामले पर कार्रवाई कब तक होगी। हमारे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दरौली में वार्ड नंबर 13 में आशा की बहाली में बहुत बड़ा हानि हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ ले दे करके बहाली किया गया है। ज़्यादा परसेंटेज वालों का बहाली न करते हुए कम परसेंटेज वालों का बहाली किया गया है। फार्म भरे और फार्म में मतलब हमारा परसेंट ज़्यादा लिख लगता और हमारा न बहाली करते हुए दूसरों को बहाली कर दिया गया, जो भी कि जहाँ वहाँ पर आम सभा बैठा था वहाँ का हम लोग का कोई पता नहीं, हम लोग के दूसरा कोई बताया कि हम लोग गए पैसा दे करके और हमारा बहाली न करने दूसरों की बहाली करके और काम। तो किसी को आपने आवेदन दिया था? दिए थे, और किसको आवेदन दी थी आप? हम बुला के सबको जांच करते हैं, जांच के दौरान जो भी गलत पाया जाएगा उसका हम कार्रवाई करेंगे।
तो ये कब का चल रहा था मामला मैडम? बच्चों से क्या मतलब है? सरकार जो कि अलाउ करती है कि नहीं डिग्री लाई और नौकरी पाइए, तो जिसका मेधा सूची में क्या पहला नंबर था, तीसरा नहीं पहला नंबर था? पहला नंबर था जी। कितना अंक था इनका? 65%। और उनका जो है कि 45% वालों का जो है कि बहाली किया गया है। तो आपके पत्नी का नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप लोग कहाँ गए थे? हम शिकायत लेकर के गए थे जिला में डीएम साहब के यहाँ। वहाँ से कागज पत्र लेकर आए, आज डीपीओ साहब के भी दिए कि हमारा कोई सुनवाई नहीं किए। कितने दिनों से लगभग चक्कर काट रहे हैं ब्लॉक परिसर का और फिर जिला का? 7 महीने से जो है कि हम चक्कर काट रहे हैं। दूसरी आवेदिका उस वार्ड से बाहर थी, तीसरी आवेदिका भी उस वार्ड से बाहर थी, चौथी वाली आवेदिका भी वो कंप्लेंट की थी प्रथम आवेदिका पर। उसका जन्म तिथि 20/5/1995 है और उसकी बेटी की जन्म तिथि 3/2/2004 है। इसका आरोप चौथी वाली आवेदिका ने लगाया था। हमने कहा कि पहली आम सभा में मैंने चयन नहीं किया, तो मैंने ऑफिस में जाकर इसका जांचोपरांत उसके बाद ही इसका चयन का प्रक्रिया किया जाएगा। ऑफिस द्वारा जांच करने के लिए आदेश दिया गया। जांच में इस मामला को सही पाया गया। तो कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड क्षेत्र से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कार्यालय में फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे बिचौलियों और साथ ही यहां आईसीडीएस कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कई दस्तावेज बरामद भी किए हैं। मामले में बीडीओ ने बताया है कि जिलाधिकारी से मिली सूचना के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने को सौंपा जाएगा। वहीं इस पूरी गिरफ्तारी की सूचना कैमूर पुलिस अधीक्षक दिलवाज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। मातृ वंदना योजना में जो गर्भवती महिलाओं को जो है जो राशि 5,000 दी जाती है, तो उसमें ये लोग डिवाइस के साथ 2 व्यक्ति आए थे और ये लोग लाभों को गुमराह करके कि हम ही ने दिलवाया है राशि, उनको विश्वास दिलाकर गलत तरीके से राशि का निकासी ये लोग कर रहे थे। आधे राशि को जो है पता जैसे ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि रखते थे अपने पास और आधे राशि को बेनिफिशियरी को देते थे। तो इस सूचना को जैसे हमको सूचना मिला डीएम सर और एसडीओ मैम के माध्यम से हमें सूचना मिला, वैसे हम यहाँ चले आए। तो ये एक तो भाग चुका था, तो इसको हम थाने में ले जा रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें और जो भी इंक्वायरी होगी। अवैध रूप से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के नाम पर ठगी कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया और बाल विकास पदाधिकारी कुदरा के बयान पर कांड अंकित हुआ। जब इससे पूछताछ की गई तो ये बोला कि उस योजना के नाम पर हम 5,000 रुपया महिलाओं को मिलता है, तो फर्जी तरीके से एक डाटा ऑपरेटर है नवाब थाने के, उनके साथ मिल करके और ये अवैध रूप से कई महिलाओं का पैसा निकासी किए, जिसमें महिलाओं को 2,000 रुपये मिलता था और 3,000 रुपया ये लोग रखते। लेकिन नरेगा वाले से हम पैसा निकालते हैं, मनरेगा से और आधार कार्ड और पासबुक और आधार कार्ड पासबुक बैंक के खाता दे दीजिए हमको और आपको 1 महीना के बाद आपको खाता में 5,000 रुपया आएगा। 5,000 में हम 3,300 ले लेंगे, आपको 1,700 देंगे। मतलब यहाँ के लोग काम करे ना गिलन ना काम को जो करे था वो पहले से था, वो काम कैला के बाद में आए हैं। नरेगा के काम हो गया तब उसके बाद सब लोग दिए, हम भी दिए हैं। कितना ग्रामीण दिले हुई अपन लगभग कितना खाता ग्रामीण के दिले हुई खाता लम समझ 100-150 आदमी गाँव के दिले बड़ा 100-150 से पूरा भीड़ लगा था। 5,000 निकलल बा। अच्छा 1,700 देले बना पैसा ले कुल पैसा ले ले हमन गाँव में ही पैसा निकालत रहन। गाँव में काहे पैसा ले ना बतिले हमन ना ये बात के हम हाल कहीं हाल वहाँ कोई ना बोलस। क्या काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ जो है सर अपना ऑनलाइन काम बिल बनाना, बिल निकालना, यही सब काम करना। इनको जानते हैं आप? नहीं, हम इनको कुछ पहचानते नहीं। अभी झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आरोप लगा रहे हैं आप पे? ये लगा रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं, ये किए हैं, वो किए। क्या चीज में पैसा आपको दिए हैं? क्या प्रधानमंत्री में? हम प्रधानमंत्री का फॉर्मो नहीं करते हैं। अच्छा, तो उसमें योजना में क्या होता है? उस योजना में लाभार्थी को पैसा मिलता है ICDS।
कितना रुपया मिलता है? 5,000 मिलता है। कैसे लाभार्थियों को देना होता है पैसा? वो गर्भवती महिलाओं से लेकर के बच्चे जो पैदा हो जाते हैं तब। तो खबर चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के यहाँ पर मोक्तमा पंचायत का है, जहाँ एक बच्चे का शव गांव की झाड़ी से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के पिता ने हत्या करने का आरोप अपने रिश्तेदारों पर लगाया है और मामले में मृतक के पिता का कहना है कि कई दिनों से रिश्तेदारों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। नहीं मिल रहा तो फिर गंजू के लिए कहाँ लाश हमरा दिखा दे, तो लाश देखली कहली हमरे भतीजवा करी, तो फिर लाश समय मिल गल कि हमरे भतीजवा मार के बिक दिलसन। तो फिर फोन हो गलो ये थाना ने, तो फिर चौकीदार एलो, मुखिया एलो, बड़ा बाबू भी चल गए, फिर लाश के फोटो खींचेलो और लाश एलो चतरा, यही देखलियो। इससे पहले भी कोई मामला हुआ है? इससे पहले तो हो गया क्या? क्या हुआ था? पहले लड़की अलग हुआ न, राती हमारा धमकी दिया लाया था 8-9 आदमी। तो लड़की का क्या हुआ था? लड़की भी मार दिया था पहले। असोद गांव में एक नाबालिग बच्चे की हत्या की सूचना थी, जिस पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी से छापेमारी जारी है। क्या लगता सर, ये हत्या क्या होता, आत्महत्या या किसी को कोई मार के फेंक दिया गया? प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। तो अब खबर गुमला की है। गुमला के रायटी थाना क्षेत्र के एक दिल दहला देने वाली घटना यहां से सामने आई है। घटना नवागढ़ यहां पतरा टोली के खोर गांव की है, जहां 2 भाइयों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कौन हत्या किया, कौन किया, ये सब कुछ जानकारी नहीं? वो सब कुछ नहीं मालूम। किसी का नाम है? किसी का नाम कुछ नहीं। आपसी कुछ पुरानी कुछ दुश्मनी वगैरह भी है? दुश्मनी वगैरह अब हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग बगलगीर है ना, हम लोग तो खास यानी कि अपना। तो आपको इस पूरा हत्या के पीछे में आपको क्या लग रहा है? पूरा हत्या के पीछे क्या लग रहा है आपको? हत्या के मामले में क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो तो यानी कि प्रशासन समझेगी। तो जिस तरीके से ये खबर आपने देखी कि अभी तक इस पूरे मामले पर खुलासा नहीं हो पाया है कि यह हत्या किस वजह से की गई है। परिजनों से जब इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो उनका भी यही कहना है कि क्या कुछ इसके पीछे वजह हो सकती है, इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी